नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे चुनाव। गुलाम नबी आजाद ने किया ऐलान, महागठबंधन पर जल्द होगा फैसला। मुलायम सिंह यादव नहीं उतारेंगे अपने उम्मीदवार, अखिलेश को सौंपी 38 समर्थकों की सूची, शिवपाल यादव का नाम नहीं। लंबी सीट पर प्रकाश सिंह बादल को चुनौती देंगे अमरिंदर सिंह। बादल को उनके घर में हराने का दावा। गोवा में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। उत्तराखंड में टिकट बंटवारे पर बीजेपी नेताओं में नाराजगी। देहरादून में पार्टी मुख्यालय पर प्रदर्शन। कांग्रेस बीएसपी से आए लोगों को टिकट देने का विरोध। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल कदम उठाने की बताई जरूरत। सर्टिफिकेट देने वाले केंद्रों की जांच का आदेश। और आइए देखते हैं पहली खबर। पंजाब में आज कैप्टन अमरिंदर सिंह और जनरल जे सिंह समेत कई उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया और इस मौके पर अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर अकाली दल को चुनौती दी। तो वहीं पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने अपने इस्तीफे की खबर को सिरे से नकार दिया। पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल के बीच मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस ने प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लंबी सीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा। उन्होंने प्रकाश सिंह बादल को उनके ही घर में मात देने का दावा भी किया है। और इत्थों खत्म करूंगा, मेरी लास्ट इलेक्शन है, उत्थे मैं उहदे बंदा बनाउणा उहनूं, बस इन्ना फर्क है। वो जिहड़ा बंदे ने लुट लिया पंजाब, जिहड़े बंदे ने तबाह करता पंजाब, उन्हां नूं सबक सिखाउणा पऊगा। अमरिंदर सिंह भी हमारे अकाली दल में से गया है, इसको मिनिस्टर भी अकाली दल ने बनाया है। नवजोत सिंह सिद्धू, ये बीजेपी ने इसको उंगली पकड़ के इस जगह लाए। जो अपनी मां पार्टियों जिसने इन्होंने जिसको इतनी इज्जत दी, उसको छोड़ सकते हैं, उसका पंजाब के लोग क्या एतबार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में उन्होंने कहा कि इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष करेंगी। अमरिंदर सिंह पटियाला से भी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को यहां से पर्चा भरा। पटियाला से पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर अमरिंदर सिंह को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने भी मंगलवार को पर्चा भरा। सर सीएम कैंडिडेट हैगे, मतलब एज ए आई डोंट नो, दैट इज कांग्रेस प्रेसिडेंट का डिसीजन। साइकिल ते चलांगा, स्कूटर ते चलांगा, कार ते चलांगा, सब जगह जावांगा, गलियां कूचे जावांगा, लोगों नूं कहांगा काम करने वाले कैंडिडेट नूं वोट दियो, बाकी जिहड़ा महल च बैठा है उन्होंने तका मार के कड्डो। इधर टिकट बंटवारे से नाराज बताए जा रहे पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत से भी मुलाकात की। वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे की खबरों को गलत बताया। ऐसा कुछ नहीं है, आप सबकी अफवाहों का मीडिया की उपज है ये, और आप वापस ले लिया आपने। अरे मैंने दिया ही नहीं है आपको, किसने कहा है? ये आपकी मीडिया की उपज है। इधर अमृतसर से नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रचार अभियान का आगाज किया। रोड शो के दौरान उनके निशाने पर एक बार फिर अकाली दल और बादल परिवार रहा। सच हक ते धर्म की स्थापना करनी है, दुष्टा ना विनाश करना। पंजाब में बुधवार को नामांकन का आखिरी दिन है। राज्य की सभी 117 सीटों पर 4 फरवरी को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और अकाली दल के बीच साठगांठ का आरोप लगाया। चंडीगढ़ में केजरीवाल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सवाल खड़े किए। केजरीवाल ने कहा कि लांबी में जर्नैल सिंह का वोट काटने के लिए प्रकाश सिंह बादल ने अमरिंदर सिंह से चुनाव लड़ने का आग्रह किया ताकि अकाली विरोधी वोट बढ़ जाएं। 11 मार्च को नतीजे आएंगे। मोटे मोटे तौर पे 20 मार्च तक सरकार बन जाएगी। 15 अप्रैल
नोट कर ले सारे पंजाब के लोग, 15 अप्रैल तक मजीठिया जेल में होगा। केवल नशे से मुक्ति नहीं मिलेगी पंजाब के लोगों को, इस डर से मुक्ति मिलेगी। और पंजाब के राजनीतिक हलचल पर और बातचीत करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी। राकेश जी, स्वागत है। और साथ ही साथ विशाल दहिया हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं इस वक्त, जो लगातार पंजाब के दौरे पर हैं, अलग अलग इलाकों से होते हुए। विशाल, जिस तरीके की राजनीति हो रही है और अब दो बड़े दिग्गज, मैं कहूँ कि पंजाब के धुरी राजनीति के, वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने की जो बात सामने आ रही है, कैसे ये मुकाबला आप देखते हैं और अब तक का आपका सफर क्या कुछ बयां करता है? जी बिल्कुल, देखिए कविंद्र, मुकाबला पहले से ही दिलचस्प था इस बात को, क्योंकि अब की बार ये पहला ऐसा मौका होगा पंजाब में कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। और अगर पहला नहीं तो बहुत सालों बाद, दशकों बाद कहा जा सकता है, कांग्रेस वर्सेस शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन के बीच जो मुकाबला रहता था उसमें अब आम आदमी पार्टी भी इस बार उतर चुकी है। लेकिन आप जिस मुकाबले की बात कर रहे हैं, खासतौर पर जिन सीटों पर मुकाबले की बात कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी ने हालांकि अपने बड़े नामों को पहले ही मैदान में उतारा था उन दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, लेकिन अब कांग्रेस ने भी अपने दो बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। सीधे तौर पर इस मुकाबले को और दिलचस्प बनाने के लिए न केवल, बल्कि इसके अलावा एक जो परसेप्शन की लड़ाई है पंजाब में या पंजाब के वोटर्स के बीच, उस परसेप्शन की लड़ाई में भी शायद कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि जो एक तरह से बादल्स वर्सेस आम आदमी पार्टी या बादल्स वर्सेस केजरीवाल दिखाई देना शुरू हो गया था, उसमें कहीं कांग्रेस पीछे न रह जाए और आगे बढ़कर बादल परिवार के जो दो बड़े नाम हैं उनसे टक्कर ले रही है। इसमें लोगों में एक इस तरह का संदेश जाए, उसके चलते लांबी से कैप्टन अमरिंदर सिंह को उतारा गया है और जलालाबाद से रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि कांग्रेस के युवा सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जयंत सिंह के पोते हैं, उनको उतारा गया है। तो दो ये जो बड़े नाम मैदान में उतरे हैं, उनसे जरूर राजनीतिक समीकरण थोड़ा सा जो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन का है वो थोड़ा सा जरूर बिगड़ेगा, न केवल उनका बल्कि आम आदमी पार्टी का भी। और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ठीक एक दिन बाद आज अरविंद केजरीवाल ने, जिस तरह आप भी बता रहे थे, जहां अरविंद केजरीवाल पहले चुनौती देते थे कैप्टन अमरिंदर सिंह को कि वो क्यों नहीं प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं या सुखबीर बादल के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वहीं अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऐलान के बाद अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये सिर्फ उनकी एक मिली भगत है कैप्टन अमरिंदर की और प्रकाश सिंह बादल की, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को इन दोनों सीटों से हराना। जहां जलालाबाद से आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान है, वहीं लांबी से आम आदमी पार्टी की तरफ से जरनैल सिंह हैं, जो कि दिल्ली के पूर्व विधायक हैं। तो बहुत रोचक लड़ाई बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है और नए नए नाम जो शामिल होते जा रहे हैं, खासतौर पर नवजोत सिद्धू की जब आपने बात की, सिद्धू ने कल आज यहाँ रोड शो किया है, आज सुबह यहाँ वो पहुंचे थे। कल जब लांबी से कैप्टन अमरिंदर अपना नॉमिनेशन भरने के बाद 19 तारीख को यहाँ पहुंचेंगे अमृतसर, तो दोनों एक बार फिर से मिलकर रोड शो करेंगे। तो सभी बड़े बड़े नाम इस वक्त मैदान में दिखाई दे रहे हैं। विशाल, और जो स्टार प्रचारक है आगे, लेकिन फिलहाल वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विशाल दहिया हमें बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर राजनीतिक समीकरण है। राकेश जी, पहला जो एक अहम दिलचस्प मैं कहूँ वो है कि बड़े दिग्गज आमतौर पर चुनावी रण में एक दूसरे की सीटों पर टकराते नहीं थे, लेकिन पंजाब में ये अब खुले तौर पर इस चुनाव में दिख रहा है। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह ये है कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, देखिए बड़ी एक बात हमें समझनी चाहिए कि जो बदलाव जब आता है सत्ता से और जो विपक्ष में पार्टी होती है, तो चुनाव वो पार्टी जीतती है जो एजेंडा सेट करती है। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू आम आदमी पार्टी, एजेंडा सेट कर दिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जब सीधे चुनौती देते हैं प्रकाश सिंह बादल को और ये कहते हैं, इसके साथ ये भी कहते हैं, देखिए ना, ये मेरा आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव होना चाहिए 90+ के श्रीमान बादल साहब का। लेकिन इसमें एक बात और मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि जो मैं थोड़ी सी नाइत्तेफाकी रखता हूँ जो अभी बात कही गई, 3 कॉर्नर्ड स्टेट कॉन्टेस्ट नहीं होने जा रहा है। स्टेट जिसे हम बोलते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी द 2 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी प्लस अकाली दल। ये वहाँ पर इस प्रकार की लड़ाई हो रही है और पहली बार आप देखेंगे। तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वहाँ पर मुकाबले पे नहीं? मैं वही निवेदन कर रहा हूँ, मैं वही निवेदन कर रहा हूँ। अकाली दल की विजय इस बात पर निश्चित करती है कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स कितने वोट लेते हैं।
कविंद्र जी, आपको याद होगा पिछली बार का जो विधानसभा चुनाव था, सिर्फ अकाली दल को कांग्रेस से 55,000 वोट ज़्यादा मिले थे पूरे राज्य में, और सरकार बनी थी अकाली दल की। ये अपने आप में एक नया प्रयोग हो गया था, और ये प्रयोग किया था सुखबीर सिंह बादल ने। आई नो वेरी वेल सुखबीर सिंह बादल ने क्या काम किया था। कांग्रेस से, जो कांग्रेस में असंतुष्टों की एक महान परंपरा है, टिकट बंटवारे में वहाँ पे घपले तो होते ही रहते हैं। तो जो जिसको भी टिकट नहीं मिला, जो भी पोटेंशियल प्रत्याशी थे टिकट पाने के, और उनको टिकट नहीं मिला था, उन सबको उन्होंने कहा कि जाइए आप खड़े होइए, जाइए आप खड़े, वी विल लुक आफ्टर यू। वो सब खड़े हो गए। तो 55,000 वोट ज़्यादा मिलना एक गजब का इतिहास रचा गया पंजाब के इतिहास में। 55,000 वोट टोटल ज़्यादा लेकर के आपने सरकार बना ली। कैसे? क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, यहाँ पे 10 वोट से भी जीत जाता है, बिल्कुल 1000 से भी जीतता है, 100 से भी ज्यादा जीतता सीटों है। पर बहुत कम होता है, मुकाबला मार्जिन पिछली बार था ही नहीं, ऐसा केरला में हुआ करता था। जो बगावत की बात आपने कही, कांग्रेस के अंदर उतनी बगावत तो नहीं दिखी, लेकिन बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष वो तो दिल्ली तक आ गए, इस्तीफे तक की खबरें आई। हालांकि उन्होंने कहा कि मीडिया जनित है। क्या ये माना जाए कि पार्टियों में और पंजाब के अंदर ये रोग तेजी के साथ लगा है, बढ़ा है, कि दूसरे दल से लोगों को लाइए और वही जीत दिला सकते हैं, और जो पार्टियों के लिए एक मैं कहूँ घुन का काम कर रहा है? जो भी पार्टी सत्ता में होती है कविंद्र जी, उसके साथ ये समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि सत्ता का लोभ, सत्ता का सुख बहुत सारे लोभी आदमियों को खींचता है। और पार्टी का जो संगठन होता है, उसके प्रशासक जो होते हैं, उनकी कलाकारी यही होती है कि वो ऐसे लोगों को दूर रखें, सिर्फ कमिटेड लोगों को ही लें। ये तो विनेबिलिटी तो होती है चुनाव में, जैसा हम उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं जी, और दूसरे राज्यों में। लेकिन पंजाब में मुझे नहीं लगता, पंजाब में बीजेपी कोई बहुत बड़ी फोर्स नहीं है इन चुनावों में। उसका एक कारण ये भी है कि डॉक्टर बलदेव प्रकाश, बलराम जी दास टंडन, वीर यज्ञदत्त शर्मा, इन 3 नामों के बाद पंजाब में कुछ क्षेत्रीय नेतृत्व भाजपा या जनसंघ का नहीं उभर सका। उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और अकाली दल ने जो जो कारनामे किए हैं, कुकर्म सुकर्म, इन सब का भार भी भाजपा को अपने कंधे पर ढोना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल राकेश जी, जिस तरीके से नशाखोरी को लेकर चर्चा हुई, मीडिया में खबरें आई, और वहाँ अगर आप जाइए तो चर्चा में दिखती है, लेकिन पॉलिटिकल तौर पर उस तरह का मुद्दा बनता नहीं दिख रहा। हालांकि बहुत एग्रेसिव तरीके से केजरीवाल इस मुद्दे को उठा रहे हैं और जेल भेजने तक की बात कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल को आई डोंट टेक सीरियसली इन पंजाब इलेक्शंस। केजरीवाल को, अब मुझसे अगर आप सीधी बात करें तो आप लोग कहते हैं शुरू से, बहुत मीडिया वाले मेरे मित्र कहते हैं, लेकिन मैं केजरीवाल साहब को सीरियसली कम से कम पंजाब के इलेक्शन में नहीं लेता हूँ, क्योंकि पंजाब सीमांत प्रदेश है, पंजाब रणबांकुरों का प्रदेश है, पंजाब ऐसे लोगों का प्रदेश है। ये दुर्भाग्य है पंजाब का कि वहाँ के सेना में जिस प्रदेश के जवान सबसे ज़्यादा सक्रिय हों, वहाँ पर अब नशाखोरी में सक्रिय हो रहे हैं। इसके खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, और इसी वजह से तो अकाली दल का जो है वो थोड़ा पेंच ढीला हुआ है। यही मुद्दा आप कह रहे हैं? ये मुद्दा तो है बड़ा, लेकिन ठेकेदारी केजरीवाल साहब ले लें, ये कैसे संभव है? वो अपने पहले दिल्ली में अपने विधायकों को संभाले, चलिए उसके बाद ठेकेदारी लेंगे ना। चलिए राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका पंजाब पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। थैंक यू। यदि पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पर दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। बोंडा आदिवासियों से मिलने आज हम पहुंचे हैं उड़ीसा राज्य के मलकानगिरी जिले की बोंडा घाटी में। बोंडा आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए जो काम किए जाने थे, क्या वो काम हुए? संविधान और कानून ने इनको जो हक दिए, क्या वो इन आदिवासियों को मिल पाए? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद ने आज इसका ऐलान किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन का फैसला जल्द होगा, और इस बीच रामगोपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल की है।
समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब कांग्रेस से गठबंधन को आखिरी रूप देने में जुट गए हैं। उन्होंने मंगलवार को लखनऊ में कहा कि कांग्रेस से गठबंधन का ऐलान 1-2 दिन में हो जाएगा। इसके तुरंत बाद कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब जो निटी ग्रिटी है, कैसे कौन सीट किसको कितनी नंबर, ये इस पे अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं तो बता रहा हूँ कि अगले 24-48 घंटे में वो उस पे हमारी चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मुख्यमंत्री उम्मीदवार शीला दीक्षित ने इसका स्वागत किया। उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए गठबंधन को जरूरी बताया। शीला दीक्षित ने मुख्यमंत्री पद से दावेदारी वापस लेने की भी बात कही। अब अगर जो पार्टीज इकट्ठी हो जाती तो दो शक्लें तो हो नहीं सकती, तो मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं विड्रॉ कर रही हूँ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी संकेत दे चुकी है कि गठबंधन में आरएलडी को भी शामिल किया जाएगा। आरएलडी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रभाव है। बिहार की तर्ज पर तीनों दल न्यूनतम साझा कार्यक्रम का ऐलान भी कर सकते हैं। श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से उत्तर प्रदेश में भाजपा को पराजित करने के लिए समान धर्मी दलों के साथ वो कोई तालमेल का प्रस्ताव लाएंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। छोटे छोटे दलों को साथ लें और कोशिश करें कि दक्षिण पंथीय अधिनायकवाद को ऐसी शिकस्त दी जाए जो 2019 का एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रख दे। खबर है कि मुलायम सिंह यादव ने भी 38 उम्मीदवारों की एक सूची अखिलेश यादव को सौंपी है। इसमें शिवपाल यादव का नाम नहीं है। वहीं पहले दौर की अधिसूचना जारी होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में नामांकन शुरू हो गया है। पंचानन मिश्रा के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड में बीजेपी की पहली सूची के साथ ही बगावत तेज हो गई है। गुस्सा समर्थकों ने आज प्रदेश मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। हालांकि पार्टी का दावा है कि वो मतदान से पहले नाराज लोगों को मना लेगी। देहरादून में बीजेपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन करते पार्टी के नाराज नेता और कार्यकर्ता। इन लोगों का आरोप है कि टिकट बंटवारे में बाहरी लोगों को तवज्जो दी गई, जबकि सालों तक पार्टी को मजबूत करने वाले लोगों की अनदेखी की गई है। हमारी गलती ऐसी कौन सी है कि आपको स्थानीय कार्यकर्ताओं में से कोई नहीं चुना गया? आपने किसी को मौका नहीं दिया। स्थानीय कार्यकर्ताओं में कोई योग्य कार्यकर्ता नहीं आपको दिखा जो आप जो है बाहर से आयात कर रहे हैं। हम इतने 20 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम अपने बच्चों का पेट काट काट के पार्टी को सींच रहे हैं और आज ये स्थिति कर दी कि हमारे ऊपर भारी प्रत्यक्ष ठोक दिया है। देहरादून के अलावा राज्य की 1/4 सीटों पर कार्यकर्ता बगावत के मूड में हैं। अकेले देहरादून जिले की ही 3 सीटों पर बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। टिकट बंटवारे के विरोध में 23 तारीख को स्वाभिमान रैली भी बुलाई गई है। प्रदेश बीजेपी के नेता बागियों को मना लेने की बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि पार्टी का नेतृत्व तो बड़ा संजीदा है और सबसे बातचीत के आधार पर ये सारे विषय सॉल्व हो जाएंगे और अंतिम क्षण तक सारे कार्यकर्ता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को दल बदलुओं की पार्टी करार दिया है। जो उनकी सूची है ये पूरी तरीके से दल बदलू, भाजपा द्वारा ही आरोपित भ्रष्टाचारियों, कुछ पारिवारिक सूत्रों से भरी पड़ी। बीजेपी ने सोमवार को 64 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इनमें कांग्रेस से बीजेपी में आए 10 नेताओं के साथ ही कुछ के रिश्तेदारों को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी में टिकट बंटवारे के साथ ही बगावत खुलकर सामने आ गई है। जहां कांग्रेस दिग्गज नेताओं के पार्टी छोड़ने से मुश्किल में है, वहीं बीजेपी में पैराशूट कैंडिडेट को लेकर विरोध है। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, देहरादून। कांग्रेस गोवा में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी महासचिव और गोवा प्रभारी दिग्विजय सिंह ने आज ऐलान किया। राज्य में अब कांग्रेस का एनसीपी के साथ गठबंधन की संभावना खत्म हो गई। हालांकि उन्होंने 6 सीटों पर तालमेल की बात की है। कांग्रेस ने राज्य में 34 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। गोवा के लिए पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र 23 जनवरी को जारी करेगी। दिग्विजय सिंह ने राज्य की बीजेपी सरकार पर वादों से पलटने का आरोप लगाया। The NCP becomes very active when the elections come. Where was NCP during the last 4.5 years when Congress was fighting for the people of Goa on different issues? दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने इसका तत्काल समाधान खोजने के साथ ही केंद्र से कुछ मुद्दों पर जवाब भी मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि समस्या गंभीर है और इसका तत्काल समाधान खोजने की जरूरत है। कोर्ट ने राजधानी के प्रदूषण सर्टिफिकेट देने वाले केंद्रों की जांच का आदेश दिया है। राजधानी में ऐसे 962 केंद्रों की जांच का जिम्मा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण यानी ईपीसीए को दिया गया है। वहीं वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार पेटकोक और फर्नेस ऑयल पर पाबंदी के लिए केंद्र से 6 फरवरी तक जवाब भी मांगा है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी कोर्ट ने मांगी है। सोमवार को ही केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने की योजना पर अमल की जिम्मेदारी ईपीसीए को सौंपी थी। पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी प्रदूषण स्तर के हिसाब से कदम उठाने की योजना लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। अगर दिल्ली एनसीआर में 48 घंटे तक वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक रहता है तो शहर में ऑड इवन लागू हो जाएगा। साथ ही निर्माण गतिविधियों पर पाबंदी लग जाएगी। पीडब्ल्यूडी रोड से बड़ी रोड्स को क्लीनिंग करी जा रही है, वाटरिंग की जा रही है, वैक्यूम क्लीनिंग भी कुछ जगह पे की जा रही है और जो कूड़ा जलाने की है उसके ऊपर काफ़ी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और जिस तरह से कंस्ट्रक्शन को कवर करके करना उस सब पे पूरी सख्ती से काम कर रहे हैं। भारत में इस तरह की पहली योजना के तहत स्कूलों, बिजली संयंत्रों को बंद किया जा सकता है। साथ ही लोगों से प्रदूषित इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दक्षिण एशिया में शांति सिर्फ भारत नहीं ला सकता और इसके लिए पाकिस्तान को आतंक का रास्ता छोड़ना होगा। रासीना डायलॉग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और हिंसा को शय देने वाले देशों को अलग थलग कर देना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में कई वजहों से लगातार बदलाव हो रहा है। प्रधानमंत्री का कहना है कि भारत के विकास से दुनिया का विकास जुड़ा हुआ है। सम्मेलन में 65 देशों के 250 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा देश विदेश के कई जानी मानी हस्तियां भी शिरकत कर रही हैं। ये सम्मेलन 19 जनवरी तक चलेगा। India's sustained rise, as much as India needs the world. Our desire to change our country has an indivisible link with the external world. दिल्ली हाई कोर्ट ने बीएसएफ जवान के खाने की खराब क्वालिटी के दावे पर स्टेटस रिपोर्ट से जुड़ी याचिका पर गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवानों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के मामले में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी समेत दूसरे अर्धसैनिक बलों को भी अपना रुख साफ करने को कहा। बीएसएफ की दलील थी कि इस बारे में जरूरी कदम उठाए गए हैं, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि वो उसके सामने जांच रिपोर्ट सबमिट करे और बताया कि बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव की ओर से लगाए गए आरोपों के संबंध में क्या कदम उठाए गए। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें तेज बहादुर यादव के खिलाफ किसी कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश देने की मांग की गई थी। तो खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं मौसम के हाल के साथ। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इन दिनों हर तरफ बर्फ की चादर बिछी है। जम्मू कश्मीर में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है, जिसके चलते श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद है। हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। वैष्णो देवी की पहाड़ियों पर 4 से 5 फीट तक बर्फ जमी है। गुलमर्ग में 53 सेंटीमीटर बर्फ गिरी है। श्रीनगर में 7.4 सेंटीमीटर, पहलगांव में 3.5, कोकेनाग में 7.5 और कुपवाड़ा में 8 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अलावा कुफरी और नारकंडा में बर्फबारी जारी है। हिमपात की वजह से लाहौल, किन्नौर, पांगी, भरमौर और शिमला का ऊपरी इलाका, कुल्लू और सिरमौर राज्य के दूसरे हिस्सों से कटा हुआ है। कई इलाकों में बिजली और जलापूर्ति बाधित होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी तो बहुत परेशानी होती है जी। ठंड भी है दुनिया भर की, जैसे सुबह आने जाने के लिए भी दिक्कत ही होती है। ठंड में गिरने का, फिसलने का, काम करने भी काफ़ी दूर जाना पड़ता है। बर्फबारी का असर पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में सुबह का तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया। के कारण बहुत सारी दिक्कतें रही। विजिबिलिटी बहुत कम दिखाई दे रहा है और पास की
बहुत ही नजदीक का नहीं दिखाई दे, उससे क्या नाम है व्हीकल चलाने में बहुत परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन तक बादल छाए रहने और ठंडी हवाएं चलने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।